नमस्कार। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा चुनाव आयोग के उस हलफनामे की करने जा रहे हैं, जिस हलफनामे की खबर मीडिया में आने के बाद, हालांकि बहुत कम मीडिया इस खबर को उस तरीके से प्रमुखता से छापा है। अधिकांश मीडिया ने तो इसको अंडर टेबल कर दिया। हालांकि हमने परसों ही ये खबर दिखाई थी कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है उसमें उन्होंने कहा है किसका नाम काटे हैं, किस वजह से काटे हैं, यह बताने के लिए हमें बाध्य नहीं किया जा सकता। किनका नाम कटा है यह भी सूची जारी करने के लिए हमें बाध्य नहीं किया जा सकता। ये हलफनामा तब उन्होंने दायर किया है जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप एडीआर को, जिन लोगों का नाम आप काटे हैं, उसकी सूची उपलब्ध कर दीजिए। एक सूची आप हमें भी उपलब्ध कराइए। पूरे इस प्रोसेस में अगर आप देखिए कि पिछले एक महीने से अधिक समय से सुप्रीम कोर्ट में 2-3 दिनों तक इस मामले में सुनवाई हुई है। पहली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार को आप और वोटर आईडी कार्ड को आप योग्य आधार मांगिए, जिनके पास ये है उनकी सूची में नाम बनी रहनी चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। लेकिन उस सुझाव को उन्होंने नहीं माना। फिर छुट्टी के बाद चुनाव हुआ तो नए बेंच ने भी यही बात कही कि आपको मानना चाहिए, फिर भी नहीं माना। फिर तीसरी हेयरिंग में बात जब आगे बढ़ी तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हम चुनावी संस्था जो है इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, आप उन्हें बहुत सारी चीज़ों के लिए बाध्य नहीं कर सकते। 13 तारीख को सुनवाई है और 13 तारीख की सुनवाई के बीच में एक और सलाह उन्होंने दिया था कि जो 65 लाख वोटर को आपने हटाया है उसकी सूची पब्लिश कर दीजिए, सबको सूची उपलब्ध कर दीजिए कि आखिर कटा क्यों है और किस वजह से काटा है। तो उसका जवाब आपने सुन लिया कि आप हमें बाध्य नहीं कर सकते, हम बाध्य नहीं हैं। और आधार को लेकर अभी भी इलेक्शन कमीशन चुप है कि आधार को लेकर हमें कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हम आधार को मान लें, ये मेरी बाध्यता नहीं है। हालांकि आधार के अलावा बिहार में और कोई कागज लोग दिया नहीं है, फिर भी सबका नाम चढ़ गया, जैसे मंत्री जी का भी 2 जगह चढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें दिखा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो भी है, संवैधानिक संस्थान, वो अब निरंकुश हो चुका है। वो जनता के प्रति जिम्मेवार नहीं रहे। अब लगता है किसी खास पार्टी, किसी खास व्यक्ति या किसी खास नेतृत्व के प्रति जिम्मेवारी झलक रही है। भाई आरटीआई के ज़माने में, सूचना के अधिकार के ज़माने में कोई ये कैसे कह सकता है कि भाई हम सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर हमने बिहार राज्य के सीनियर आईएएस अधिकारी व्यास जी से लंबी बातचीत की है कि इलेक्शन कमीशन का ये बयान संकेत क्या है। जरा सुनिए व्यास जी इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये अब बात बहुत दूर तलक चली गई है। अब लग रहा है कि सिस्टम अब अनकंट्रोल हो गया है। ऐसे स्थिति में पब्लिक वॉइस का सामने आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस निरंकुशता का तो जवाब तो देना चाहिए। इसलिए हमने व्यास जी को अपने कार्यक्रम में जोड़ा है। वो व्यास जी जिनकी एक अलग छवि रही है बिहार के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, भारत सरकार के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उन्होंने एक अलग छाप छोड़ी है। और उनका भी वोटर लिस्ट से नाम को लेकर विवाद हुआ था। तो सीधे हम चलते हैं व्यास जी के पास। क्या कह रहे हैं व्यास जी, जरा आप भी सुनिए। साथ व्यास जी जुड़ गए हैं। सर, जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा है कि हम पूरी सूची को डिस्क्लोज करने के लिए बाध्य नहीं है, या फिर क्यों हम नाम हटाए हैं 64 लाख लोगों को, ये भी बताने को बाध्य नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का जी हाँ, बोलिए, आगे बोलिए। एडमिनिस्ट्रेशन का या संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इस तरीके का बयान आप किस रूप में लेते हैं? मैंने भी संतोष जी इस बयान को जो एफिडेविट में दायर किया गया है, आज सुबह हिंदू अखबार जब मैं पलट रहा था तो मैंने उसमें देखा
और स्वाभाविक सी बात है कि चूँकि मैं लंबे समय तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहा हूँ, और जो लोग इलेक्शन कमीशन में आज की तारीख में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों या इलेक्शन कमिश्नर हो इस रूप में बैठे हुए हैं, वे भी उसी सेवा के पदाधिकारी हैं, रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें बनाया गया है। तो मैं थोड़ा सा पहले चौंक गया, उसे मैंने पूरी खबर अभी तक पढ़ी नहीं है, लेकिन हेडलाइन ही पढ़ करके मैं चौंक गया। उन्होंने लिखा था कि अधिकार किसी को नहीं है कि वह पूछे कि भाई क्या कारण से किसको हटाया गया है। जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं, और जो किसी भी कोसाई जुडिशरी यानी अर्ध न्यायिक काम करने वाले अथॉरिटी पर लागू होता है, उसमें बहुत स्पष्ट है कि नो वन कैन बी कंडेम्ड विदाउट हियरिंग। इसका मतलब आप यदि किसी के विरुद्ध कोई एक्शन प्रस्तावित करते हैं तो आप उनको सुनेंगे। सुनने का मतलब होता है आप शोकाज करेंगे, बताएंगे कि किस कारण से आप पर ये आरोप लग रहे हैं, और उन्हें अधिकार है जानने का, तभी वो हियरिंग में जवाब दे सकते हैं। यदि आपने कहा कि आपका अधिकार ही नहीं है, तब तो फिर वो जवाब क्या देंगे? फिर आपने उनको कंडेम कर दिया, आपने उनको फांसी पे चढ़ा दिया। दूसरा ये है कि स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। जो भी आपने आदेश किया, स्पीकिंग होना चाहिए। तो हम लोगों ने तो अपने जीवन भर जब कभी अर्ध न्यायिक कार्य किया है, मैं तो लेबर कमिश्नर के रूप में मैंने कोर्ट किया, कलेक्टर से शुरू, एसडीओ से शुरू किया कोर्ट करना, उन लोगों ने भी शुरू किया हुआ होगा, कलेक्टर के रूप में किया। और बहुत सारे जो कोर्ट में हम लोग काम करते थे वह किसी स्पेशल लॉ के भी तहत था, और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामले भी आते थे। हमने जो लेबर कमिश्नर भी कोर्ट में काम किया है। लेबर कमिश्नर के स्तर पर बहुत सारे मिनिमम वेजेस के केस जाते सुने जाते। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के रूप में तो टैक्सेशन एक्ट जो हमारा है, मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट, उसके तहत किया है। तो उसमें तो बाकायदा वकीलों के माध्यम से सुनवाई होती थी, और इसके बाद हम आदेश पारित करते थे। हमने चकबंदी में भी रह के इस तरह के काम के आदेश पारित किया। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अगर कोई आदेश पारित करता है तो रिजनेबल होना चाहिए। स्पीकिंग ऑर्डर का शब्द है आता है, तो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। वैसी दशा में अगर हम कोई चीज़ कह रहे हैं कि आपको अधिकार नहीं है जानने का, इसका मतलब हम पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। जबकि प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए ही पहले आया था 2004 में, जब एनडीए की सरकार थी, मैं उस समय भारत सरकार में था इसलिए मैं जानता हूँ, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। अमेरिका में भी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट कहते हैं। बाद में जब यूपीए गवर्नमेंट आई, उसने राइट बना दिया, राइट बेस्ड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो फ्रीडम नहीं रह के अधिकार हो गया, राइट हो गया। तो उसमें अगर आप पढ़ेंगे, उसका जो ऑब्जेक्ट एंड पर्पज है वो बेसिक यही है कि साहब पारदर्शिता लानी है प्रशासन में। अगर हम फाइलों में कोई नोटिंग लिखते हैं, वो नोटिंग भी मांगी जा सकती है, और यह मूलतः अधिकारियों की भी से बचाव होता है। अगर मान लीजिए कोई जैसा माना जाता है आमतौर से, जैसे मेरे साथ तो किसी की औकात नहीं थी, अगर मैं कहूँ तो कम नहीं होगा, कोई नेता कह दे या कोई मंत्री कह दे कि इस तरह से आप नोटिंग दीजिए, तो अगर आपने किसी के कहने से कोई नोटिंग दी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही आती है। अगर वो गलत है, अगर प्रस्ताव गलत है, आप देखेंगे पशुपालन घोटाले में जो हमारे बहुत सारे पदाधिकारी फंसे, कोई ज़रूरी नहीं कि उन पदाधिकारियों ने प्राइमा फेसाई इतना गलत काम कर दिया होगा, लेकिन वे किसी के समक्ष, किसी नेता के समक्ष ना कहने की हिम्मत नहीं कर सके। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन हमें ना कहने की भी हिम्मत देता है। तो पारदर्शिता के लिए बनाया गया। अब ये कह रहे हैं कि अधिकार नहीं है। अरे राइट टू इन्फॉर्मेशन में यह है कि सारा जो आपका काम है उसे आप लोगों के जानकारी के लिए, मतलब कोई मांगे ना मांगे अलग बात है, लेकिन लोगों की जानकारी के लिए पब्लिक डोमेन में डालेंगे। अब तो डिजिटल इंडिया हम कहते हैं, गर्व के साथ कहते हैं डिजिटल इंडिया है। तो डिजिटल इंडिया में तो हर चीज़ आपको अपने वेबसाइट पे डालते हैं। इलेक्शन कमीशन प्रेस रिलीज डालता है, और प्रेस रिलीज में ही उसने अंकित किया कि इतने लोगों को इस आधार पर हटाया गया। तो वैसी दशा में यार तुम बताओगे नहीं कि राम घनश्याम रहमान है कौन, कहाँ किस बूथ के हैं, ये तो बताओगे आप।
तो मैं तो दंग हूँ, जैसे आप दंग हैं वैसे मैं तो भीषण रूप से दंग हूँ। मुझे लगता है कि शायद अब हम लोग ओल्ड स्कूल के हो गए हैं, और अगर हमारे हाथ में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद आ गया तो हम अपने को इतना बड़ा मानते हैं कि हम दुनिया से ऊपर हो गए हैं। तो दुनिया से ऊपर तो भगवान ही हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। इंसान तो हो नहीं सकता, तो यानी हम भगवान हो गए हैं। तो ये तो मैं तो दंग हूँ, मैं दंग हूँ, निराश भी हूँ थोड़ा सा।